Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, Yesterday, sir. good morning. Yesterday we had completed question number 1, 2 and 3. Out of which some students had doubt in question number 3rd. कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आएगी सर थर्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। एक बार अपना अपना नाम बताओ, किस किस को दिक्कत आई थर्ड क्वेश्चन में? तेरे को। शिवम को। सर मुझे भी है। ठीक है, तो इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशंस इसकी मैंने बनवा दी थी आपको, राइट? तो मैं उसके बाद से कंटिन्यू करता हूँ। तो एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए क्या क्या इक्वेशंस बनी थी। 7x plus 6y yes equal to 3800 3800. ठीक है, this was our equation number 1 and the second equation was 3x plus 5y 3x plus 5y equal to 1750 1750 1750. करेक्ट। तो हम जब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या कहा, छोटी इक्वेशन पहले ले लेते हैं। तो छोटी इक्वेशन इक्वेशन 2 दिख रही है। चाहो तो आप, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन 2 ही लो, आप चाहो तो पहले भी ले सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। पर थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी अगर हम छोटी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने कंसीडर किया। इक्वेशन नंबर 2 फिर से लिख लेते हैं एक बार। 3x प्लस 5y। जिन्होंने कर लिया वो भी अपना क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि सही किया कि नहीं किया। यहाँ पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 3x को यहीं रखो, 5y को वहां भेजो। देखो एक चीज को समझो, 3x प्लस 5y में से मुझे केवल x को यहाँ रखना है, बाकी सबको वहां भेजना है। तो बाकी सब कौन कौन बचे? ये पूरा 5y वहां जाएगा, फिर इस x के साथ जो 3 लगा हुआ है ये भी वहां जाएगा। समझ रहे हो? अब सपोज करो आपको किसी को अपने से दूर भेजना है, तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसी को दूर भेजोगे और फिर उसके बाद अगले प्रायोरिटी पे आप किसी अपने करीब वाले को दूर भेजोगे। पहले तो पड़ोसी को भेजोगे ना दूर, पहले अपने वाले को थोड़ा ना भेज दोगे अपने घर में से किसी को भेजना हो तो। समझ रहे हो? तो इसीलिए पहले तो 5y जाएगा, 3x अकेला बच गया, यानी पड़ोसी तो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे 1750, 5y उधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब क्योंकि x को अकेले को रहना है यहाँ पे, बाकी सबको वहां भेजना है, तो अब इसके जो ये घर का मेंबर है 3, इसको भी वहां भेजना पड़ेगा। और घर का मेंबर इससे मल्टीप्लीकेशन से कनेक्टेड है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ गए क्या? यहाँ तक कोई डाउट? yes sir अब गलती से भी ऐसे मत कर देना कि ये 3 को आप ऐसे मत कर देना, ये 3 को या तो इससे डिवाइड कर दो या इससे डिवाइड कर दो। सारे से डिवाइड होगा, पूरे से। बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज है पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई यहाँ पे पूरी चीज क्या है, एक्स ही बचा है, और कुछ और तो कुछ है नहीं। तो जो भी बचा है पूरे से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जितना भी कुछ दिख रहा है पूरे से जाके डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई। इसको यहीं पे छोड़ दो। अब क्या करते हैं हम, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 से उठाइए, ये वैल्यू हमने, तो फिर इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, राइट? सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1750 माइनस 5y होल डिवाइडेड बाय 3। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इन इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से उठाइए, अगर 1 से उठाते तो 2 में डालते। समझ गए ना ये चीज? तो 2 से उठाइए इसलिए 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर 1 से उठाते तो 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये चीज समझ गए? ठीक है भाई, दोनों इक्वेशंस की बारी आएगी। एक बार ये इक्वेशन काम में आई तो अब दूसरी इक्वेशन जो बच गई इक्वेशन 1 वो काम में आएगी। ऐसा नहीं आप इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 2 में ही डाल दो, सब गड़बड़ हो जाएगी फिर। नहीं तो फिर तो इक्वेशन 1 को आपने कहीं काम में ही नहीं लिया भाई, इसको भी काम में लो, है ना? सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक बार फिर से हम इक्वेशन 1 नोट डाउन कर लेते हैं। क्या थी इक्वेशन 1? वाज 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये थी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। x कहाँ दिख रहा है इसमें? एक ही जगह दिखेगा आपको x, ये रहा। तो इस x की वैल्यू को यहाँ से हटाकर, x को हटाकर इसकी जगह ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। समझ गए? अब ये 7 इंटू एक्स है, तो इस पूरी वैल्यू से 7 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स की पूरी वैल्यू नोट डाउन करो 1750 माइनस 5y
होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इक्वल टू 38। सर हाँ बोलो। सर हमारी क्लास बार बार बंद हो रही है, पता नहीं क्यों। आपकी क्लास बार बार बंद हो रही है, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। यशमी बोल रहे हो क्या? सर यस सर। भाई बाकी बच्चों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये सबके साथ ही आ रही है? ये केवल रश्मि के साथ है? नो सर। नो सर। यशमी आप है ना नो सर, डेली हो रही है मेरी। डेली हो रही है तो बेटा आप एक काम करना, आज आप कौन सा ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं? एयरटेल कर रहे हैं कि जियो कर रहे हैं या कोई तीसरा कर रहे हैं? एयरटेल। एयरटेल कर रहे हैं। आप वहां पे रहते हो है ना, जमात साइड रहते हो, वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी। थोड़ा सा क्या है, आपको नेटवर्क वाले एरिया में बैठना पड़ेगा। घर में ऐसा कोई रूम हो जहाँ पे सबसे अच्छा नेटवर्क आता हो, वहां पे जाके बैठो। और एक काम और करना आज की क्लास के बाद, कि आपके मोबाइल फोन में से जो अननेसेसरी एप्स है ना, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जो फालतू रखे हुए हैं, उन सबको अनइंस्टॉल कर देना। केवल अपने काम के पढ़ाई से रिलेटेड एप्स होने चाहिए, जैसे कि जूम हो गया, और ये टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बाकी सब हटा देना है, फेसबुक इंस्टाग्राम, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम करते हैं ना, तो उसकी वजह से बाकी एप्स को इंटरनेट पूरा नहीं मिल पाता। ठीक है? सर आज पर ये इसी क्लास में हो रहा है, साइंस की में तो नहीं होता मतलब। पर आप ये भी तो देखो ना, बाकी बच्चों के साथ तो नहीं हो रहा। अगर देखो यहाँ से प्रॉब्लम होती तो सारे बच्चों के साथ दिक्कत आती। समझ रहे हो? तो एक बार ये चीज ट्राई यस करो। सर। अब देखो साइंस की क्लास कितने बजे होती है? सुबह सुबह हो जाती है, होता ना? नहीं, शाम को नो होती है। सर। शाम को होती है। शाम तो को 3:45। ऐसा हो सकता है कि आपके वहां पे नेटवर्क शाम को अच्छे से आ जाता हो, अभी थोड़ी सी दिक्कत होती हो, ये भी तो हो सकता है आपके एरिया में, है ना? तो थोड़ा सा यस जो जो सर। चीजें मैंने कही इसको ट्राई करो। क्या क्या कहा मैंने? थोड़ा सा नेटवर्क वाली जगह पे जाकर बैठो, और एप्स को अनइंस्टॉल कर देना, अननेसेसरी एप्स को। और फिर भी काम ना बने तो एक चीज और कर लेना, कि कल की क्लास घर के किसी और मेंबर, पापा मम्मी भैया जो भी हैं, किसी और मेंबर के फोन से लेके देखना। हो सकता है कि इसी फोन में दिक्कत आ रही हो। और फिर भी काम ना हो तो ओके फिर सर। बताना, फिर और कोई रास्ता देखेंगे। ठीक है? ठीक है। अभी आप आज मैनेज करो, और अगर बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आया तो फिर आज की वीडियो देख लेना आप, है ना? लिंक भेज दूंगा मैं क्लास के बाद। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। हाँ, देखो 7 से 3 कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो फिर क्या, एक ही ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करो दोनों को। तो 7 इंटू 1750 करना जरा। 7 5 या 35 रिमाइंडर। 12,250. 12,250। ठीक है, बीच में माइनस साइन है, लगा दो माइनस साइन। 7 5 या 35 बाय, और डिवाइडेड बाय 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक ही करी है शिवम आपने भी। तो आप कह रहे हो ना सर 3 बार कर लिया आंसर नहीं आ रहा, तो ये 100% कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को लिखो। दोनों के बीच में माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन लगाओ। दोनों के नीचे डिवाइडेड बाय 3 है, इनके नीचे भी डिवाइडेड बाय 3 लगाओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। अब आगे प्लस 6y एज इट इज लिखो, उसको छेड़ो ही मत। इक्वल टू 3800 एज इट इज। भाई ये 7 जो है ना, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उस 6y से मत कर देना। और ये जो डिवाइडेड बाई 3 है, ये भी इन दोनों के नीचे रहेगा, उस 6y के नीचे नहीं है। 6y के नीचे लाने के लिए अब अपन एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये जो 3 जो डिनोमिनेटर है, ये सबके नीचे रहना चाहिए। तो ये तो केवल इन दोनों के नीचे है, इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलएचएस में जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा एलसीएम भी। तो ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, 12,250 माइनस 35y। और वो जो 6y है, वो 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 6 जा 18y, और बीच में प्लस वाला साइन है, 18y इक्वल टू 3800। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को वहां पहुंचा देंगे। अब आप कहोगे सर पहले ही पहुंचा देते हैं, तो पहले इसलिए नहीं पहुंचा सकते, ये 3 वहां पे तब ही जाएगा जब ये यहाँ पे हर एक के नीचे होगा। तो इस समय ये हर एक के नीचे है, यस और नो, है ना? Yes, sir. अगर मैं Yes, sir. इसी Yes, sir. स्टेप में इसको पहुंचाना चाहता, अगर मैं इसी स्टेप में 3 को वहां भेजना चाहता, तो एक प्रॉब्लम थी, 6y के नीचे तो है ही नहीं, नहीं है। समझ रहे हो शिवम? आप किसी भी नंबर को उधर पूरे नंबर से मल्टीप्लाई तभी करा सकते हो जब यहाँ पे पूरे नंबर से ये डिवाइड हो रहा हो। अब इस समय ये पूरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके ये पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको, है ना?
3 को वहां भेजेंगे तो सर यहाँ मतलब क्या, यहाँ तक कर लिया था तो फिर इसके बाद अब क्या दिक्कत है, इसके बाद तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। नहीं मतलब काट रहा था मैं ऊपर वालों को। काट रहे थे तो ये कटेगा कहाँ पे, 3 तो तब कटेगा जब तीनों से कट रहा हो, तीनों से कट ही नहीं सर रही। मैं 3 को काटा था इसलिए गलत गया। अब 3 को वहां पे भेजो, 3800 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे वाई वाई वाली टर्म्स को सॉल्व कर लो एक बार, इन दोनों को, 12,250 को तो एज इट इज लिख दो, और वाई वाई वाली टर्म्स को सॉल्व करो। तो माइनस का 35y और प्लस का 18y मिलके क्या बनेंगे, माइनस का 17y, और इधर 3800 इंटू 3 क्या बनेगा, 11,400। ठीक है। अब क्या करो, -17y तो यहीं पे छोड़ दो, और अब 12,250 को उधर पहुंचा दो कांस्टेंट के बगल में, तो 11,400 उधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है -17y इक्वल टू, करना है इसको माइनस, क्या आएगा, -850। -850, क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू -850 डिवाइडेड बाय, अब ये पूरा -17 जाएगा वहां पे, ये पूरा -17 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके -850 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये -850 अपॉन -17 करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ एंड दिस कम्स आउट टू बी 50। तो y की वैल्यू आ गई 50। अब कई बच्चे थे वो गलती क्या कर रहे थे कि यहाँ तक करने में ही जान निकल गई, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, तो y की वैल्यू आते ही ऐसा लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन ही हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त। y की वैल्यू आई है, अब x की वैल्यू भी तो चाहिए, चाहिए ना। इक्वल टू 50, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं हम हमेशा उसी इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने शुरू में यूज करी थी। जैसे हमने शुरू में अगर सेकंड इक्वेशन यूज करी थी तो अब इक्वेशन सेकंड में, वैसे तो किसी में भी कर लो, लेकिन हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो सिस्टम फॉलो करते हैं कि हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने सबसे पहले यूज की थी। तो इक्वेशन 2 को में पुट करो, और कौन सी वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में नहीं, इस वाली फॉर्म में उसको पुट करो, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y इक्वल्स टू 3, करेक्ट। तो पुटिंग y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2 यूज करी थी हमने सबसे पहले, वी गेट इक्वेशन 2 एक बार फिर से लिख देते हैं लेकिन नीचे वाली फॉर्म में, x इक्वल्स टू 1750 माइनस क्या था 5y, 5y अपॉन 5y होल डिवाइडेड बाय 3 होल अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या करना है, अब y की वैल्यू पुटअप कर दो, 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई थी 50 होल अपॉन 3, 1750 माइनस 5 इंटू 50 बिकम्स 250 होल अपॉन 3, 1750 में से 250 उड़ाओ, कितना बचा 1500 डिवाइडेड बाय 3 विच कम्स आउट टू बी 500। सो तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन है x कॉमा वाई इक्वल टू, x तो आया 500 कॉमा y आया 50। देखो फाइनल सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ब्रैकेट में x कॉमा वाई, जैसे कोऑर्डिनेट अपन कोऑर्डिनेट्स डालते हैं ना किसी भी पॉइंट के ग्राफ के अंदर, उस फॉर्म में लिखा करो, बीच में इक्वल टू का साइन लगाया करो। इसका मतलब है ये है कि x की वैल्यू 500 है, y की वैल्यू 50 है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अब अगली गलती क्या कर रहे हो कि यहीं पे लिख के छोड़ रहे हो, भैया वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम चेक करो, उसने कहाँ कहा आपको, इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है क्या, अगर लिखा हुआ है तो मुझे चेक करके बताओ, उसमें कहीं भी लिखा हुआ है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, नो सर। कहीं भी लिखा हुआ है क्या फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप क्वेश्चन को एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल के कैसे खत्म कर सकते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, आपने तो ये निकाला ही नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप फ्री के मार्क्स देना चाहते हैं तो भले कर दो। क्या करना है आपको, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आपका मेन टारगेट है इस क्वेश्चन का आंसर देना, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर वो ऊपर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो वहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू जो आई आप खत्म कर सकते हो, इसके बाद कुछ नहीं करना। लेकिन ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के हैं, इसमें एक्स और वाई तो आपने माना था, आपने कॉस्ट ऑफ ईच बैट को एक्स माना था, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को वाई माना था। इस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा ना कहा कि आप मानो, इस क्वेश्चन ने थोड़ा ना कहा आपने मानो, ये तो आपने अपनी मर्जी से माना, तो आपने एक तरीके से कोडिंग करी।
बैट की कॉस्ट को आपने एक्स में कोडिंग कर दी, बॉल की कॉस्ट को आपने वाई में कोड। तो बेटा अगर आपने अपनी मर्जी से कोडिंग करी है तो लास्ट में जाके उसकी डी कोडिंग भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? डिकोडिंग मतलब वापस अब एक्स की जगह वो रखो जो आपने माना था और वाई की जगह वो रखो जो आपने माना था। समझ गए क्या? Yes, sir. Sir, Yes, yes, Our sir. final statements will be therefore cost of each bet। जो उसने पूछा है आंसर उसी उसकी भाषा में उसको जवाब देना है हमको। कॉस्ट ऑफ ईच बेट हमने एक्स को माना था और कोस्ट है तो कोस्ट के लिए रुपीस। कई बच्चे यूनिट्स नहीं लगा रहे इतना कहने के बाद भी। बेटा फ्री के मार्क्स दे के आओगे, फ्री के। ये छोटी मोटी जो बातें हैं ना, रुपीस नहीं लगाना, सब कुछ करने के बाद ये फ्री के। मान लो ये 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने ये रुपीस नहीं लगाया और देखने वाले को नहीं अच्छा लगा, उसने आधा नंबर काट दिया, तो इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने 3 में से आधा नंबर दे दिया। तो ये सिली मिस्टेक्स करना छोड़ दो और अभी से आदत डालोगे तो ही ये फाइनल एग्जाम्स में कवर हो पाएगी। आप सोचोगे सर फाइनल एग्जाम में देख लेंगे अभी क्या है, तो फिर अगर अभी जो आप कर रहे हो ना क्लास में और होमवर्क में, ये का ये काम आप फाइनल एग्जाम में भी करके आओगे। इसलिए अभी से इसको सुधारते जाओ, सुधारने की आदत डालो। यूनिट्स जरूर डालनी है। जैसे एंगल्स वाले क्वेश्चन में यूनिट थी डिग्री, तो वो डिग्री भी नहीं लिख रहे थे सब लोग। यहाँ पे कोस्ट है, इसको पकड़ो। तो कोस्ट की यूनिट क्या होती है? रुपीस। और एक क्वेश्चन था जिसमें नंबर था, तो नंबर में आपको कोई यूनिट नहीं डालनी क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो उसमें तो चलो ठीक है। लेकिन जो बच गए 2 क्वेश्चंस, कौन कौन से, इस वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट नहीं डालो क्योंकि यहाँ नंबर्स हैं। यहाँ पे एंगल्स है और देखो साफ साफ इन्होंने कह रखा है डिग्रीज। जब उन्होंने कह रखा है, उसने डिग्रीज कह रखा है, तो आप डिग्रीज की भाषा में जवाब दो। इन्होंने यहाँ पे रुपीस कह रखा है तो आप रुपीस की भाषा में जवाब दो। क्लियर है ये सारी बातें? yes, Yes, sir. क्वेश्चन Yes, करना इज नॉट इम्पोर्टेंट इन Yes, बोर्ड sir. एग्जाम्स। यू आर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर। बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, इस बार आप बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, कोई स्कूल लेवल के छुट्टे से एग्जाम नहीं देने वाले हो। तो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को प्रेजेंट करना इज मोर इम्पोर्टेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो क्विकली मूव Yes, टू द sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसको क्रॉस वेरीफाई करो। देखो हमारी बैट की कॉस्ट कितनी आई? एक बैट की कॉस्ट 500 रुपये और बॉल की कॉस्ट कितनी आई? 50 रुपये। ठीक है, मार्केट में भी शायद अभी भी यही कॉस्ट चल रही है। बॉल 50 रुपये की आती है क्या? कौन खेलता है क्रिकेट? Yes, sir. और Yes, बैट, sir. लेकिन बैट हर- 500 का नहीं आता होगा, बैट तो महंगा आता है ना। Yes, sir. Wait, सर sir. बचपन के लगाता है। बॉल की- बैट तो शायद 1,500-2,000 का आता है अच्छा वाला, है ना। चलो एनीवेज, सर बॉल बचपन की आती है। चलो देखो हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। पहली चीज है 7 बैट। तो एक बैट अगर 500 का है तो 7 बैट कितने के हो गए? 3500 रुपए के। Yes, 7 sir. इंटू 500 करेंगे। Yes, sir. ठीक है, और एक बॉल अगर 50 की है तो 6 बॉल्स कितनी की हो गई? 50 इंटू 6 करो, 300 रुपए। तो ये Yes, टोटल, sir. ये जो टोटल सौदा है आप कितने में लेके आओगे? 3800 रुपए में। वो भी यही कह रहा था, मैच हो गया? Yes, sir. हो yes, गया sir. मैच? ठीक है, अब सौदा नंबर 2, 3 बैट। तो एक बैट अगर 500 का है तो 3 बैट 1500 के हो गए। Yes, sir. और 5 बॉल, तो एक बॉल अगर 500 की है तो 5 बॉल कितने की होगी? 250 रुपए की। 5 इंटू 50 करोगे 250। बोलो भाई, मार्केट से कुछ Yes, खरीदने, sir. जो बच्चे मार्केट से कुछ जैसे सब्जी वब्जी भी खरीदने जाते हो मम्मी के साथ, कभी जाया करो, जाना Yes, चाहिए sir. ऐसी जगह पे। अभी तो खैर सर कोरोना जाता है, हूँ। अभी तो खैर कोरोना है, अभी तो मत निकलो बाहर। अभी तो थोड़ा सा मामला सीरियस है, जैसे 1-1.5 महीने के बाद जब थोड़ा मामला सही हो जाएगा तो फिर आप इन मम्मी के साथ जाया करो, पापा के साथ मार्केट में कुछ खरीदने जाए। उससे क्या है, हमारा इन चीजों में दिमाग खुलता है कि ये चीज इतने रुपए की है, इतनी लेनी है, कैसे लेंगे, कितने रुपए की होगी। थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट करना सीखो। तो 1500 और 250 कितने रुपए हो गए? टोटल बिल कितने का होगा आपका? 1750 रुपए का। Yes, sir. तो ये भी तो यही कह रहा है कि 1750 है। तो हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, दोनों सिचुएशंस में मैच कर रहा है हमारा टोटल बिल। yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स कि हमने जो बैट की कॉस्ट निकाली और बॉल की कॉस्ट निकाली है वो एकदम करेक्ट निकाली है। क्लियर है? yes, sir. Yes, Sir. sir. yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। तो आज तो हम नया मेथड शुरू नहीं कर पाएंगे, टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए पहले तो, ध्यान से सुनिएगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज,
टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस चीज का मतलब कौन समझाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक? एक एक सेंटेंस का मतलब समझो। चलो मैं बताऊं। हाँ बताओ। बताओ। हाँ बताओ। एक टैक्सी का चार्ज है एक सिटी के अंदर हाँ जो फिक्स्ड है फिक्स्ड है। सारी टैक्सियों का, अच्छा ठीक है। है फिर ना। द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, वो हाँ चार्ज जैसे कितनी तुम डिस्टेंस पे जा रहे हो या फिर तुम कितनी डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हो ना, उसके हिसाब से है वो चार्ज भी। अभी तो आप कह रहे थे फिक्स्ड है, फिर आप कह रहे हो कि डिस्टेंस के हिसाब से। एक बात कहो ना। सर मैं हाँ बताऊं। सलोनी बताओ। सर ओ ये होता है सोनाक्षी बताओ। सर एक टैक्सी एक सिटी में उसकी डिस्टेंस के हिसाब से उसका चार्ज फिक्स है कि इतने डिस्टेंस पे इतना ही चार्ज लगेगा। गलत, ये भी मीनिंग गलत है। अभी भी पूरा परफेक्ट मीनिंग कोई नहीं बता पाया। एनी अदर स्टूडेंट हु वांट्स टू ट्राई? ये बताती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी वीक हैं। जब तक हम सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल, क्योंकि देखो मैं तो बता दूंगा अभी, लेकिन क्या गारंटी है कि सर एग्जाम मैं में यही बताऊं। क्वेश्चन आएगा? सुनो पहले बात को, क्या गारंटी है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा? भाई बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी सर आ लैंग्वेज गया यूज आ करी गया। जा सकती है। हाँ बताओ, कौन बता रहा था सोनाक्षी के बाद? सर सर दोबारा बताऊं। सर मैं। हाँ बताओ बताओ बताओ। सर एक टैक्सी के जो चार्ज है ना वो फिक्स है एक सिटी के अंदर, और साथ में वो हम्म, किसके साथ फिक्स है, जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसके साथ चार्ज भी फिक्स है। अच्छा अभी भी पूरा परफेक्ट मीनिंग नहीं है। दोबारा बता सकता हूँ। हाँ बताओ, दोबारा बताओ। सर एक टैक्सी चार्ज है जो कि फिक्स है कि इतना तो लगेगा ही लगेगा, उसमें हाँ प्लस जो आपने डिस्टेंस कवर करा वो भी। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट मीनिंग। भाई टैक्सी का में जो चार्जेस हैं, उस चार्जेस में दो एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट तो है फिक्स चार्ज। भाई टैक्सी में आपने बैठा ना, जैसे ही आप टैक्सी में बैठ गए तो बैठते ही फिक्स चार्ज तो लग गया। मान लो टैक्सी वाले ने कहा कि भैया बैठते ही 50 रुपए तो लग गए आपके, फिर चाहे आप कहीं जाओ मत, बैठ के उतर जाओ, ये तो देने ही पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज तो है ही। साथ में टुगेदर विथ, साथ में अब आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उसके चार्जेस अलग हैं। भाई 1 किलोमीटर करोगे उसका 1 किलोमीटर के हिसाब से लगा देंगे, 2 किलोमीटर का 2 के हिसाब से, 10 का 10 के हिसाब से, 5 का 5 के हिसाब से। तो वो तो डिस्टेंस कवर्ड के चार्जेस तो अलग लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन फिक्स चार्ज भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी होटल रेस्टोरेंट में गए तो कई बार नहीं होती है एंट्री फीस। जैसे आप पिंक पल गए हो कभी किसी वाटर पार्क में, यस यस सर। सर। या किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जब हम जाते हैं तो देयर इज ए एंट्री फिक्स। एक एंट्री फीस होती है 500-600 रुपए, वो तो फिक्स है ही, वो तो लगेगी लगेगी अंदर जाने की। लेकिन अंदर जाके मान लो आपने एक समोसा खाया तो समोसे का चार्जेस अलग देने पड़ेंगे ना। या मान लो आपने एक वाटर ट्यूब खरीदा या रेंट पे लिया स्लाइड में जाने के लिए, तो उसके चार्जेस अलग देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? बताओ। यस सर, देने पड़ेंगे। यस तो सर। वैसे की वैसी सिचुएशन कंसीडर करो। भाई टैक्सी वाले ने कहा भैया बैठते ही इतने तो लग जाएंगे, और बैठने के बाद अब आप जितने डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके अलग लूंगा। आप समझ गए? यस सर। यस यस सर। यानी कि उसकी टोटल चार्जेस में दो कंपोनेंट है, एक तो फिक्स चार्ज का कंपोनेंट है और एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ गई आवाज? यस सर। यस सर। ठीक है। तो वी वर टॉकिंग कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और वेरिएबल चार्ज मींस जो बदलता रहे, वेरी करे। अब वो बदल कैसे रहा है? वो डिस्टेंस ट्रेवल के हिसाब से बदल रहा है ना। मान लो आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, 5 किलोमीटर ट्रेवल करी थोड़ा कम लगेगा, 1 ही किलोमीटर ट्रेवल करी और थोड़ा कम लगेगा। तो ये वाला चार्ज तो बदलता जा रहा है, वेरिएबल चार्ज। और ये वाला चार्ज जो है ये फिक्स्ड है। ये फर्क नहीं पड़ता आप 10 किलोमीटर चलो, 20 चलो, 50 चलो, 100 चलो, ये तो उतना ही लगेगा। तो टोटल चार्ज में ये दो कंपोनेंट है, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज। समझ गए? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मान लो सोनाक्षी उस टैक्सी में बैठी और उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको टोटल चार्ज कितना देना पड़ा? 105। कितना देना पड़ा? 105। फिर सोनाक्षी की फ्रेंड एंजल एंजल बैठी उसी टैक्सी में, अब लेकिन वो 15 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया उसने, है ना।
10 नहीं किया, थोड़ा ज्यादा किया, तो ऑब्वियसली उसका चार्ज थोड़ा ज्यादा लगा होगा। तो कितना ज्यादा लगा, मतलब टोटल कितना लगा एंजल का, 155। ठीक है, कोई अगर ट्रैवलर जो है 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसका चार्ज लग रहा है 105, और कोई ट्रैवलर अगर 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसका चार्ज लग रहा है 155। यहां तक कोई डाउट? नो सर। तो द क्वेश्चन इज, द मेन क्वेश्चन इज व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस तो कितना है, और चार्ज पर किलोमीटर, और जो वेरिएबल चार्ज है जो किलोमीटर के हिसाब से बदल रहा है वो चार्ज कितना है, ये आपको पता लगाना है, पहला क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर कोई तीसरा पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर तो उसको टोटल चार्ज कितना पे करना पड़े। चलो ये तो बात की बात है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले यहां तक हम सॉल्व करें कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। इस पूरे सिचुएशन को कुछ एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं सबसे पहले। मीटिंग इज अबाउट टू ओवर, चलो हाँ देखो, सपोज करो, मान लेते हैं कि टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है, मान लेते हैं ना, फिक्स चार्ज कितना माने, 50 रुपए मान लेते हैं एक बार के लिए। भाई 50 तो लगेंगे ही लगेंगे, बड़ी शहर है, मान लो मुंबई है, और वेरिएबल चार्ज जो है वो मान लेते हैं 10 रुपए पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का 10 रुपए। ठीक है, एग्जाम्पल मान रहा हूं मैं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? आवाज आ रही है मेरी? नो। अब भाई साहब शिवम चले गए मुंबई घूमने, शिवम ने टैक्सी हायर करी और शिवम ने उस टैक्सी में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी, मुंबई से खंडाला चला गया, वो लोनावला चला गया। तो अब मुझे कोई बता सकता है कैलकुलेट करके कि शिवम को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा टैक्सी वाले को? 1050। 1050, वेरी गुड। देखो 50 तो लगेगा ही लगेगा, 50 तो सर आपकी आवाज सर आपकी दोबारा। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। तो शिवम के 50 रुपए तो फिक्स लगेंगे ही लगेंगे, जैसे वो टैक्सी में बैठा 50 तो लग गए। अब पर किलोमीटर के हिसाब से वो 100 किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर के अगर वो 10 रुपए दे रहा है तो 100 किलोमीटर के कितने रुपए देगा, 100 इंटू 10 देगा ना। तो टोटल कितने Yes, रुपीस sir. लग गए यहाँ पे, 1000। तो ये 1000 वेरिएबल चार्जेस भी लग गए, 50 फिक्स चार्जेस भी लग गए, तो टोटल चार्जेस कितने लग गए शिवम के, 1050। समझ गए बेटा एग्जाम्पल के थ्रू? Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि आप जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो डिस्टेंस तो डिपेंड करेगी वेरिएबल चार्ज को, वो डिस्टेंस जो है वो तय करेगी कि आपका वेरिएबल चार्ज कितना लगेगा। फिक्स्ड चार्ज से डिस्टेंस ट्रैवल का कोई लेना देना नहीं है, वो तो जो फिक्स्ड है वही फिक्स्ड है। आप चाहे से 1 किलोमीटर चलो, भले 100 चलो, भले 1000 चलो, वो जितना भी आप चल रहे हो उससे तय होगा वेरिएबल चार्ज। समझ गए? चलो एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लो दीपेश जो है वो गया मुंबई घूमने और अब की बार वो 150 किलोमीटर ट्रैवल करके आया उसी टैक्सी में। बताना अब दीपेश का चार्ज कितना लगेगा, टोटल चार्ज कितना लगेगा टैक्सी का? 1550। 1550, वेरी गुड। पहले तो डिस्टेंस ट्रैवल का चार्ज पता करो, डिस्टेंस ट्रैवल का चार्ज मतलब वही वेरिएबल चार्ज, 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं तो 150 किलोमीटर के कितने हो गए, 1500। 150 को Yes, 10 sir. से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 50 तो लगना ही लगना है ना, तो 50 ऐड करते ही कितना हो जाएगा, 1550। क्लियर है सभी को अभी इन दो एग्जाम्पल से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जो उसने पूछा है उसी को एक्स एंड वाई मान लेते हैं हम। उसने क्या क्या पूछा है, एक तो फिक्स चार्जेस पूछा है, इसको मान लो एक्स, और उसने पूछा है चार्ज पर किलोमीटर। अब चाहो तो उसको आप चार्ज पर किलोमीटर लिख लो, या समझने के हिसाब से वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर लिख लो। वेरिएबल से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि ये वेरी हो रहा है, ये बदल रहा है। उसको मान लो आप वाई। चलो तो स्टार्ट राइटिंग, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी। अब चार्जेस क्योंकि रुपीज में आएंगे, मनी है ये, लेट द फिक्स चार्जेस, तो हम यूनिट क्या लगाएंगे, रुपीस, बी रुपीस एक्स, एंड साथ में जो वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर है, वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर है उसको मान लो रुपीस वाई। कोई डाउट?
नो सर। उन्होंने चार्ज पर किलोमीटर लिखा है, हमने एक वर्ड अपनी तरफ से जोड़ लिया वेरिएबल, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, पढ़ने वालों को भी अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब केस वन में मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गिवन है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर्स। देखो गिवन है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, है ना, ये डाल देना गिवन है, ये सामने लिख देना, तो ये चीज गिवन है। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई, इसके हिसाब से तो वेरिएबल चार्ज बदलेगा ना, फिक्स थोड़ा ना बदलेगा, फिक्स तो फिक्स है, समझ रहे हो? तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल के हिसाब से जो 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया उसके हिसाब से वेरिएबल चार्ज बता देते हैं हम कितना लगेगा। सो वेरिएबल चार्जेस कितने लगे हमारे, बता सकता है कोई? 10y। वेरी गुड भाई, 1 किलोमीटर के अगर वाई रुपीज ले रहे हैं तो 10 किलोमीटर के 10y रुपीज लेंगे। अभी जैसे 1 किलोमीटर के 10 रुपए ले रहा था मैं शिवम से, 100 किलोमीटर के कितने लिए थे मैंने? 100 इंटू 10 1000 लिए थे कि नहीं लिए थे? यस सर। भाई फिक्स चार्जेस को तो देखो ही मत, वो तो फिक्स हैं, उसको तो लास्ट में बस एज इट इज ऐड करना है, जैसे 50 रुपए थे उनको हम लास्ट में एज इट इज ऐड कर देते थे, वो तो फिक्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा किलोमीटर के हिसाब से जो मीटर चल रहा है वो तो वेरिएबल चार्ज है, तो वो 1 किलोमीटर का, पर किलोमीटर का मैंने माना है वाई, तो 10 चलेंगे तो 10 वाई लगेगा, वाई 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 वाई, 1 किलोमीटर का वाई, फिर दूसरे किलोमीटर का दूसरा वाई, फिर तीसरे किलोमीटर का तीसरा वाई, ऐसे करके 10 किलोमीटर चल गए, तो टोटल 10 वाई रुपीज लग गए, आया ना, रुपीज 10 वाई। तो अब टोटल चार्जेस पेड, तो इस हिसाब से टोटल चार्जेस कितने पे करने पड़ेंगे टू बी पेड? तो देखो रुपीस, फिक्स चार्जेस को ऐड करो, फिक्स चार्जेस कितने हैं? फिक्स चार्जेस कितने बताओ? x। वो तो हमेशा एक्स ही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते, फिक्स डेमो, तो ये तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस साथ में वेरिएबल चार्जेस कितने लगे? 10y, तो ये हो गए हमारे टोटल चार्जेस इस केस में, है ना। बट इट इज गिवन दैट, मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम हमारे हिसाब से कोई वैल्यू निकालें और फिर बुक के हिसाब से जो वैल्यू गिवन है उसको उससे कंपेयर करें, तो हम कनेक्टर कौन सा यूज करते हैं? बट, है ना, बताया था कि नहीं बताया था? कल ही बताया शायद। यस सर। यस सर। इट इज गिवन दैट, but it is given that the total charges paid for, the total charges paid for a distance, for a distance of 10 kilometer is रुपीस कितना है? 10 किलोमीटर के कितने ले रहा है वो? 105। 105, काफी सस्ता शहर है मतलब ये, है ना, 10 किलोमीटर के 105 ही लगते हैं, इससे ज्यादा तो निवाई में ही लग जाते हैं शायद। दैट इज, तो देखो हमारे हिसाब से टोटल चार्जेस आए इस केस के x + 10y, और इस केस के जो बुक के हिसाब से टोटल चार्जेस है 105। बन गई इक्वेशन नंबर 1? यस सर। चलो 2 मिनट का टाइम है, इसी केस में फेरबदल करो एंड केस 2 बनाओ जल्दी से विथ प्रॉपर स्टेप्स, फास्ट। चलिए हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। केस 2, इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, आप रेक्टिफाई करते जाना, आपको मतलब फिर से बनाना है केस 2 पूरा। अब की बार टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है चेक करो बुक में? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, और टोटल चार्ज है 155, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 15 किलोमीटर्स। तो वेरिएबल चार्जेस कितने हो जाएंगे बेटा? 15y। 15y। भाई अब डिस्टेंस आपने ज्यादा ट्रेवल कर ली ना, 1 किलोमीटर के वाई रुपीस लगते हैं, तो 15 किलोमीटर के 15 वाई लगेंगे, तो ये तो होगा वेरिएबल चार्ज। अच्छा एक्स तो उतना ही लगेगा, मतलब फिक्स चार्ज तो उतना ही लगेगा, वेरिएबल चार्ज बदलेगा 15 वाई। यस।
और बुक के हिसाब से 15 किलोमीटर के चार्जेस वो ले रहा है 155. सो इक्वेशन वुड बी x plus 15y equal to 155. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये बनेगी इक्वेशन. ठीक है ना? सभी की ये बनी है. नेक्स्ट क्या करेंगे हम? Yes, sir. दोनों इक्वेशंस को साथ में Yes, लिखेंगे. sir. So we have first equation was x plus 10y equal to 105, and the second equation was x plus 15y equal to 155. ठीक है, ये लिख लिया हमने दोनों इक्वेशंस. अब इसके बाद का काम आपको होमवर्क करना है. छोटी छोटी इक्वेशन बनी है, बड़ी आसान इक्वेशन बनी है, इजीली निकाल सकते हैं उनको, है ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू को. ठीक है, नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. वी हैव, कौन सी इक्वेशन पहले लोगे? इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेना. वैसे तो दोनों ही करीब करीब बराबर हैं, छोटी बड़ी क्या देखोगे. इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेना और आगे का काम आप अपने आप घर से अब कर सकते हो ना. Yes, sir. तो आज वो गलती मत करना कि एक्स और वाई निकाल के छोड़ दो. बस एक्स वाई निकालने के बाद एक्स क्या माना था आपने? फिक्स चार्जेस. और वाई क्या माना था आपने? वेरिएबल चार्जेस. तो क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखना. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, और इसके आगे का क्वेश्चन फिर मैं कल करवा दूंगा. यहाँ तक का तो कर ही दोगे आप. फिक्स चार्जेस निकाल लोगे, यानी जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो फिक्स चार्जेस हो जाएगी, और जो वाई की वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी? चार्ज पर किलोमीटर, वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर हो जाएगी. इतना आप करके आओ घर से. और उसके बाद फिर जो सेकंड पार्ट है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ डिस्टेंस ट्रेवल 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, इस चीज को फिर हम कल देख लेंगे, कल की क्लास में. एक बार आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के आओ. थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना आप, है ना. एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लिखने के बाद लगभग 4-5 लाइन्स की स्पेस और छोड़ देना इसी क्वेश्चन के नीचे. फिर इसको मैं कल करवा दूंगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पेंडिंग छोड़ो, ये कल देखेंगे, ये क्योंकि नया क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लेते हैं. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 हमने ऐसे प्रॉब्लम्स हमने पहले की. एज प्रॉब्लम आ गई फिर से हमने की है, कम से कम भी नहीं तो 4-5 बार एज प्रॉब्लम कर ली ना. तो एज प्रॉब्लम से अपन यूज टू हैं, अपन ने पहले भी की हुई है, तो अभी जल्दी समझ में आ जाएगी, इसलिए पहले इसको कर लेते हैं. स्टार्ट रीडिंग. 5 years hence. देखो hence का मतलब होता है लेटर, यानी बाद में. ठीक है, 5 साल बाद में. द एज ऑफ जेकब, जेकब की जो एज है वो 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे की एज के. क्लियर है पहला स्टेटमेंट? Yes, sir. ठीक है, पहला केस यहाँ खत्म हुआ. 5 years ago, अब 5 साल पहले क्या था? जेकब की एज अपने बेटे की एज के 7 गुना थी. भाई 5 साल पहले की बात करूं, 5 years ago, तो जेकब की एज अपने बेटे की, खुद की बेटे की एज की 7 टाइम्स थी. ठीक है, ये तो थी 5 साल पहले की गणित. प्रेजेंट टाइम में क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा वो पता है. 5 years hence, hence का मतलब वही बता दिया मैंने, बाद में क्या हो जाएगी? जेकब की एज अपने बेटे की एज की अब की बार कितनी हो जानी है? कितनी? 3 टाइम्स हो जानी है. तो उसने 2 सिनेरियो दिए हैं हमको. पहला सिनेरियो दिया है पास्ट का, 5 साल पहले का, जिसमें 7 गुना थी, और दूसरा सिनेरियो दिया है उसने 5 साल बाद का, पहले का और बाद का. सेम टू सेम, 5 साल ही पहले जा रहा है और 5 साल ही बाद में जा रहा है, और बाद में कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स. तो देखो ये नंबर ऑफ टाइम्स कम हो गए. ये चीज की इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले दी थी कि जैसे जैसे समय आगे चलता है वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है? कम होता जाता है. 7 का Yes, देखो sir. 3 रह गया. अब 5 साल और बाद चल जाओ तो हो सकता है 2 टाइम्स ही रह जाए, 1 टाइम ही रह जाए. इस तरीके से ये कम होता जाता है. 1 टाइम कभी नहीं हो सकता, सॉरी, 1 टाइम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 टाइम का मतलब है कि जेकब अपने बेटे के एज के बराबर हो गया, तो वो तो कभी नहीं हो सकता ना कि बेटा और बाप सेम एज के हो जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो 1 टाइम नहीं हो सकता, बाकी 1 टाइम से पहले 1.5 तक जा सकता है, 4 तक जा सकता है, ऐसे कम होता जाएगा. ठीक है,
अब पूछ क्या रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज बताओ, यानी जेकब की प्रेजेंट एज बताओ और जेकब के बेटे की प्रेजेंट एज बताओ। तो जेकब की एज को हम एक्स मान लेते हैं एंड जेकब की बेटे की प्रेजेंट एज को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर। ठीक है, तो देन व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? तो प्रेजेंट एज उन्होंने पूछी है। मुझे एक चीज बताओ, अगर वो प्रेजेंट एज ना पूछ के वो 10 साल बाद की एज पूछते या 20 साल पहले की एज पूछते या 5 साल पहले की एज पूछते, तो हम एक्स एंड वाई को क्या मानते हैं? प्रेजेंटेज। फिर भी हम Present. मानेंगे। प्रेजेंटेज। चीज भी हमने पहले डिस्कस करी है कई बार कि वो एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में वो कोई सी भी एज पूछे, हम हमेशा प्रेजेंट एज को ही एक्स एंड वाई मानेंगे, या जो भी मानना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक्स ही मानते थे, तो प्रेजेंट एज को ही मानेंगे। ठीक है। वैसे तो इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट एज ही पूछ ली तो हमारा काम और आसान हो गया, लेकिन ना भी पूछता तो भी मैं प्रेजेंट एज को ही एक्स एंड वाई मानता। स्टार्ट राइटिंग। लेट द प्रेजेंट एज, लेट पहले जेकब की मान लेते हैं। क्लास 12th you'll have to wait 5 minutes more. Let Jacob's age be x, और एज की यूनिट क्या होगी, ईयर्स। साथ में जेकब के बेटे की एज मान लेते हैं वाई, आप चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जेकब्स सन्स एज बी वाई ईयर्स। लिख लिए दोनों चीजें? यस सर। अब केस नंबर 1 क्या है बेटा, 5 साल पहले या बाद में? बाद में। 5 साल बाद का है ना पहला केस, 5 years hence। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, हैंस वर्ड से समझ में थोड़ा कम आता है तो हम लेटर लिख लेते हैं, 5 years later। ये केस 1 हो गया। तो 5 साल बाद की दोनों की एज निकाल लो, जेकब की भी एज निकाल लो और उसके बेटे की एज भी निकाल लो। जेकब्स एज, जेकब्स सन्स एज, जेकब के बेटे की एज। तो जेकब की अगर आज आज की एज यानी प्रेजेंट एज, सॉरी देखो ये गलती कर दी, प्रेजेंट वर्ड तो यूज किया ही नहीं, बोल भी नहीं रहे हो। जेकब्स प्रेजेंट एज, जेकब्स सन्स प्रेजेंट एज, करेक्शन करो। अभी अभी तो मैं कह रहा था कि प्रेजेंट एज को एक्स मानना है, लेकिन हमने फिर वो वर्ड लिखा ही नहीं। तो प्रेजेंट एज को अगर मैंने एक्स मान लिया तो 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5। 5 साल बढ़ जाएगी, एक्स प्लस 5 ईयर्स। और जेकब की बेटे की अगर प्रेजेंट एज को वाई मान लिया तो जेकब के बेटे की 5 साल की बाद की एज कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5। ईयर्स। दोनों की 5 साल बाद की एज आ गई। अब हम सिचुएशन लिख लेते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट, जो भी गिवन सिचुएशन है उस लाइन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे हम। जो भी कनेक्शन गिवन है, क्या कनेक्शन है, जेकब एज ऑफ जेकब लिखो या फिर शॉर्ट में जेकब एज लिख दो, एक ही बात है। विल बी 3 times जेकब सन्स एज। लिखो जेकब्स एज विल बी 3 times, है ना, जेकब्स सन्स एज। ये गिवन है मुझे कनेक्शन। तो यहां से इक्वेशन बनाएंगे, देखो हम, दैट इज, दैट के बाद पढ़ना शुरू करो, जेकब्स एज। अब जेकब्स एज ये वाली लेंगे हम, इस केस में कितनी है जेकब्स की एज, 5 साल बाद की कितनी है, x + 5। तो ये लिख दिया मैंने x + 5। ठीक है, जेकब्स एज का काम हो गया। फिर विल बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शेल बी, इन सब के लिए इक्वल टू का साइन आता है। Yes, sir. इसको भी ब्रैकेट में लगा दो, x + 5 इक्वल टू हो गया। अब है 3 times, 3 times के लिए क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई, Yes, sir. और उसके बाद है जेकब्स सन्स एज। तो जेकब्स सन्स एज क्या है, वही 5 साल बाद वाली, Y + 5. y + 5। इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन रेडी है। ब्रैकेट इधर खोल लो, एज इट इज खुल जाएगा ये तो, और उधर ब्रैकेट खोलोगे तो 3 × y 3y प्लस 3 × 5 = 15। तो क्या करेंगे हम, कॉन्स्टेंट्स को तो इधर ले जाएंगे RHS में, वेरिएबल्स को इधर लाएंगे। x, ये 3y को तो वहां ले आओ और 5 को उधर भेज दो। कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड। तो 3y इधर आगे क्या बन जाएगा, -3y इक्वल टू 15 तो वहां पे ऑलरेडी है, और ये 5 इधर से मिला इसको, जो कि माइनस हो गया।
तो लास्ट स्टेप में ये इक्वेशन रेडी हो जाएगी, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 बिकम्स 10, इक्वेशन 1। क्लियर? यस Yes, sir. चलिए सेकेंड इक्वेशन देखिए। सेकेंड इक्वेशन में आपको नीचे नोट डाउन करना है, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ टू सेव द टाइम। देखो केस 2 क्या है मेरा, 5 years ago, राइट? केस 2 5 years ago। तो जेकब की एज निकाल लो पहले 5 साल पहले की, और जेकब की बेटे की एज निकाल लो 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले की जेकब की एज x माइनस 5 हो जाएगी, X minus 5. Yes. 5 साल कम हो जाएगी क्योंकि प्रेजेंट एज x और y है। और गिवन क्या है कि जेकब्स एज वॉज, क्योंकि पास्ट में चले गए ना तो वॉज लगाएंगे हम, इसमें बुक में भी वॉज ही लिखा हुआ होगा, देखो वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो वॉज 7 times अब की बार, तो क्या इक्वेशन बनेगी, जेकब्स एज लिखो पहले तो 5 साल पहले की, तो वो हो जाएगा y x माइनस 5, और टाइम्स कितना है आपकी बार, 7 times है, 3 की जगह 7 करो, और जेकब के बेटे की एज कितनी होगी 5 साल पहले, y माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5 तो एज इट इज खुल जाएगा, इसके अगल बगल में कुछ है नहीं, ब्रैकेट खोल लो उसके, और उधर y माइनस 5 के ब्रैकेट्स खोलोगे तो 7 इंटू वाई 7y, 7 5 जा 35, 7y को इधर लाओ, माइनस 5 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y। और देखो यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, माइनस का 35, तो माइनस का 35 ऑलरेडी है यहीं पे, और माइनस 5 उधर से आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 5। so we get x minus 7 5 minus 35 plus 5 कितना होगा, minus 30, Minus 30. -30। our equation number 2। ये हो गए हमारी दोनों इक्वेशंस तैयार। सो वी हैव, दोनों को साथ में लिख लेते हैं एक बार। आगे का काम आपको खुद को सॉल्व करना है। एक्स एंड वाई निकालोगे, एक्स तो आ जाएगी जेकब की एज प्रेजेंट एज, और वाई आ जाएगी जेकब के बेटे की प्रेजेंट एज। सो वी हैव, पहली इक्वेशन क्या बनी थी, एक्स माइनस 5y 3y. 3y इक्वल टू 10, राइट? Yes, sir. एंड सेकेंड इक्वेशन बनी है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। Now solving the equations by substitution method. Solving the equations by substitution method. We have इक्वेशन 1 ही उठा लेना, छोटी भी दिख रही है, और आगे का काम अपने आप कर लेना, ठीक है? yes Yes, sir. तो सॉल्व करने से एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। पहले तो सॉल्यूशन फॉर्म में लिख लेना उसको, एक्स कोमा वाई इक्वल टू जो भी आए, और फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखना। एक्स क्या है, जेकब्स प्रेजेंट एज, जेकब्स प्रेजेंट एज वो तो है एक्स जो भी आएगी, और वाई क्या है, जेकब्स सन्स प्रेजेंट एज। दोनों की प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, ये वाई हो जाएगी जो भी आएगी। हो जाएगा इसके बाद का काम? yes sir चलिए, तो इन ऑल यू हैव 2 क्वेश्चंस इन होमवर्क, और वो भी आधे आधे, पूरे नहीं है। आधा काम मैंने करवा दिया, केवल आपको इतना सा काम करना है, उन छोटी छोटी इक्वेशंस को सॉल्व, छोटी छोटी इक्वेशंस ही बनी है इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एंड 6 को की इक्वेशंस को सॉल्व करके आप आएंगे, यही आज का आपका होमवर्क है। क्लियर टू ऑल? yes sir चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, वेलकम, Bye, sir. बाय, एंड कीप लर्निंग। क्लास 12 प्लीज रीजॉइन। Bye, sir.